बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम दो डीएफएस का इंटरसेक्शन किस तरीके से ले सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो डीएफएस का यूनियन लेना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले यूनियन ऑफ टू डीएफएस लेना सीख लें, जिससे आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू डीएफएस लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो दो डीएफएस का इंटरसेक्शन लेने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास दो डीएफएस हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इंटरसेक्शन में हमारे पास जो फाइनल स्टेट्स हैं उनमें ही फ़र्क पड़ता है। टेबल में जब हम फाइनल स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि फ़ाइनल स्टेट कौन कौन सी होगी, यूनियन में फाइनल स्टेट्स ज़्यादा होती हैं और इंटरसेक्शन में हमारे पास फाइनल स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम पहले डीएफएस के जो स्टेट्स हैं उनके नाम रख लेते हैं। जैसा कि डीएफए1 के नेम जो हैं वो x1, x2, x3 हैं। इसी तरीके से हमारे पास डीएफए2 के लिए y1, y2 और y3 स्टेट्स के नाम हैं। अब हम इन डीएफएस के लिए कॉलम बना लेते हैं जिसमें हमारे पास एक कॉलम ओल्ड स्टेट होगा, एक कॉलम ए के लिए और एक कॉलम बी के लिए होगा, जिसमें ए और बी दो लेटर्स जो इन डीएफएस में यूज़ हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास ए या बी के अलावा भी कोई लेटर होता तो हमारे लिए एक और कॉलम उसके लिए बन जाता। जैसे सी होता तो उसके लिए सी के लिए भी एक कॉलम हम बना लेते। तो अब हम उन डीएफएस को देखते हुए अपने इस टेबल को फिल करेंगे। इस टेबल को ट्रांजिशन टेबल कहते हैं। ये टेबल बिल्कुल उसी तरीके से फिल होगा जैसे हमने यूनियन में टेबल को फिल किया था। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मेरे पास x1 y1 इज़ इक्वल टू z1, इस एक स्टेट को मैंने नाम दे दिया है z1 का, जो कि दोनों की दोनों स्टेट्स x1 और y1 इनिशियल स्टेट्स हैं दोनों डीएफएस की। तो हम डीएफएस से देख सकते हैं कि जब मशीन x1 से a रीड करती है तो वो x2 पर चली जाती है। इसी तरीके से y1 से a रीड करती है तो वो y1 के ऊपर चली जाती है, जिसको मैंने y1 लिख दिया। और x2 y1 हमारे पास एक नई स्टेट बन चुकी है जिसको मैंने z2 का नाम दे दिया। इसी तरीके से जब हम b के लिए देखते हैं तो जब x1 से मशीन b को रीड करती है तो वो x1 के ऊपर ही रह जाती है, अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है। तो इसलिए मैंने b के लिए x1 लिख दिया। और जब y1 से b रीड करती है तो मशीन y2 के ऊपर चली जाती है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो मेरे पास एक नई स्टेट x1 y2 बन गई, जो कि ऑलरेडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए इसको z3 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर मेरे पास एक नई बनने वाली स्टेट जो है वो x2 y1 है, जिसका नाम z2 है, जिसको मैंने लेफ़्ट साइड के ऊपर लिख लिया। हम देखेंगे कि जब मशीन x2 से a रीड करती है तो वो x2 के ऊपर चली जाती है। इसी तरीके से जब y1 से a रीड करती है तो वो y1 के ऊपर ही रह जाती है, अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है। इसलिए इसको मैंने x2 y1 को z2 का नाम दे दिया, जो कि ऑलरेडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से जब x2 से मशीन b रीड करती है तो वो x3 के ऊपर पहुंच जाती है। और जब y1 से b रीड करती है तो वो y2 के ऊपर पहुंच जाती है। और मेरे पास ये x3 y2 एक नई स्टेट बन गई है, जो कि ऑलरेडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसको मैंने z4 का नाम दे दिया। जब मशीन x1 से a को रीड करती है तो वो x2 के ऊपर पहुंच जाती है। इसी तरीके से जब y2 से a को रीड करती है तो वो y2 के ऊपर ही रह जाती है, अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है। इसी तरीके से जब मशीन x1 से b को रीड करती है तो वो x1 के ऊपर ही रह जाती है। और y2 से जब b रीड करती है तो वो y3 के ऊपर चली जाती है, जिसको मैंने z6 का नाम दे दिया। तो हम a के लिए देखते हैं कि जब x3 से a को रीड करती है मशीन तो x3 के ऊपर ही रह जाती है। और y2 से जब a को रीड करती है तो वो y2 के ऊपर रह जाती है, जो कि z4 थी, ऑलरेडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट करती थी, जिसको मैंने z4 का ही नाम दे दिया। इसी तरीके से जब x3 से b को रीड करती है तो x3 पर ही रह जाती है। और जब y2 से b को रीड करती है तो y3 के ऊपर चली जाती है, जिसको मैंने z7 का नाम दे दिया, जो कि हमारे टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, एक नई बनने वाली स्टेट थी। इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी राइट साइड के ऊपर नई स्टेट्स बनती जाएंगी, जैसा कि z5 है, z6 है और z7 है,
तो हम उन सभी के लिए अपने DFAs को देखते हुए हम अपना ट्रांजिशन फिल करते जाएंगे। और इन सभी स्टेट्स के लिए, नई बनने वाली स्टेट्स के लिए जो कि Z1 से Z7 तक है, उन सभी के लिए हम A और B ट्रांजिशंस जो हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं जैसा कि आपको टेबल में नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट की। तो हमारे पास x1 y1 जो कि z1 है, तो हमारे पास ये एक इनिशियल स्टेट है बिल्कुल यूनियन की तरह। लेकिन हमारे पास इंटरसेक्शन में फाइनल स्टेट सिर्फ वही बनेगी जिसमें DFA1 की फाइनल स्टेट और DFA2 की फाइनल स्टेट दोनों होंगी, जो कि x3 और y3 है, जो कि हमारे पास एक ही जगह पर एग्जिस्ट करता है जो कि z7 है। तो इसलिए हम इसको फाइनल स्टेट बना देते हैं x3 y3 को, जो कि z7 है। अब हम इस टेबल को देखते हुए हमारी जो फाइनल डायग्राम है, जो फाइनल फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है, इंटरसेक्शन का फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसको हम बना सकते हैं। जब हम Z1 से A को रीड करते हैं तो मशीन Z2 के ऊपर चली जाती है, और जब Z1 से B को रीड करते हैं तो मशीन Z3 के ऊपर चली जाती है, जैसा कि हमें डायग्राम से नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जब मशीन Z2 से A को रीड करती है तो Z2 के ऊपर ही रह जाती है, और जब Z2 से B को रीड करती है तो वो Z4 के ऊपर पहुंच जाती है। इसी तरीके से हम डायग्राम से देख सकते हैं कि जब Z3 से मशीन A को रीड करती है तो Z5 के ऊपर पहुंच जाती है, और जब Z3 से B को रीड करती है तो वो Z6 के ऊपर पहुंच जाती है। हम देख सकते हैं कि Z4 से जब A को रीड करेगी तो Z4 के ऊपर रह जाएगी, और जब B को रीड करती है तो Z7 के ऊपर पहुंच जाती है। इसी तरीके से हम देखते हुए सारी की सारी डायग्राम, जैसा कि Z5 के लिए स्टेट के लिए A और B को रीड करते हुए जो ट्रांजिशंस होती हैं, और Z6 के लिए और Z7 के लिए सारी की सारी हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, जो कि 7 स्टेट्स थी, हमने उनके लिए ट्रांजिशंस जो हैं वो इस तरीके से, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, बना सकते हैं। और हमारी इनिशियल स्टेट जो कि Z1 है उसमें हम इनिशियल का सिंबल लगा सकते हैं, और जो फाइनल स्टेट Z7 है उसमें हम Z7 का फाइनल स्टेट लगा सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी किसी भी दो DFAs का इंटरसेक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि हम दो DFAs का इंटरसेक्शन कैसे ले सकते हैं, ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बना सकते हैं, और उस ट्रांजिशन टेबल से देखते हुए हम अपना कैसे फाइनल इंटरसेक्शन डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।